नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें मैंने यह बताया था कि आज से मैं एनसीईआरटी बुक की क्लासेस रोज़ अपलोड करूँगा, जो कि कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक पर आधारित होगी और कक्षा 6ठी से 12वीं तक की जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए उपयोगी तो होंगे ही होंगे, लेकिन विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम्स देने वाले छात्रों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और इसी क्रम में हम क्लास 6ठी की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं आज से, और इसमें हम सबसे पहले भूगोल विषय पढ़ेंगे। पढ़ाने से पहले हम एक बात आपको बता दें कि पुराने वाले जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक आती थी उसमें हर सब्जेक्ट का, जैसे भूगोल, सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र तो शायद नहीं था 6ठी में, लेकिन सामाजिक विज्ञान, भूगोल और इतिहास की अलग अलग किताबें थी। लेकिन नए एनसीईआरटी बुक में एक ही किताब में भूगोल, सामाजिक विज्ञान भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, इतिहास एक ही बुक में इसमें प्रकाशित कर दिया गया है। और इस किताब का नाम रखा गया है समाज का अध्ययन और उसके आगे। इस किताब में इन सारे विषयों को 5 भागों में बांटा गया है, और इसी 5 भाग में जो पहला भाग है वो है भारत एवं विश्व भूभाग एवं उनके निवास, जो कि भूगोल की भाग है, भूगोल के लिए ये भाग है। और इस भाग में 3 अध्याय दिए गए हैं। पहला अध्याय है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, दूसरा अध्याय महासागर एवं महाद्वीप, और तीसरा अध्याय है स्थल रूप एवं जीवन। तो फिर देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में पहले बहुत सारे उदाहरण से समझाने के लिए बहुत सारे स्थिति दी गई है और उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की गई, लेकिन हम वो ना पढ़कर डायरेक्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आर्यभट्ट की एक कथन पढ़ते हैं जो इस बुक में दी गई है, और ये कथन आप देख सकते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, अग्नि, वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ये आर्यभट्ट का कथन है। चलिए और आगे पढ़ते हैं। अब हमने बताया कि पहले कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हम याद दिला दें कि उसी उदाहरण में से एक उदाहरण ये भी है, और इसमें सबसे पहले हमको मानचित्र के बारे में पढ़ना है। और मानचित्र को पढ़ने के क्रम में ही एक छोटा सा यहाँ पे मैप दिया गया है। एक यहाँ छोटा सा मैप दिया गया है, और इस मैप के आवश्यकता को पहले उदाहरण में बताया गया है कि एक मैप का, मानचित्र का हमारे जीवन में क्या आवश्यक है। और इसमें बताया गया है कि एक स्थिति दी गई है कि यदि आप मान लीजिए कि एक रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और आपको यहाँ पर बैंक जाना है, तो आप रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद बैंक कैसे जाएंगे? और स्वाभाविक सी बात है कि आप किसी न किसी रास्ते का उपयोग यहाँ पर करेंगे और इसमें मैप का उपयोग करेंगे। तो इसीलिए मानचित्र का यहाँ पे आवश्यकता बताया गया है कि आपको अगर कहीं जाने की आवश्यकता पड़ी या किसी मानचित्र को, किसी भी स्टेशन हो गई
चिकित्सालय हो गया, बाजार हो गया, विद्यालय हो गया, नगर पंचायत, संग्रहालय, आवासीय भवन, जो भी हैं उसकी स्थिति को जानने के लिए हमें एक मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए मानचित्र बनाया गया है। इस बात को समझाने की पिछले उदाहरण में कोशिश की गई थी और ये बात हम शॉर्ट में आपको समझाने की हमने कोशिश की इसमें। अब हम मानचित्र के थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके क्या उदाहरण और परिभाषा हो सकते हैं। इसमें लिखा है, हम इस साधारण उदाहरण से समझते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। यह एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा, एक वृहद क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका जनपद, राज्य अथवा भारत जैसा एक अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देख सकते हैं। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि एक मानचित्र जो होता है वो प्रतीकात्मक चित्रण होता है, जिसमें आप अपने गांव, अपने क्षेत्र जैसे जनपद यानी कि जिला हो गया, राज्य, भारत देश, भारत जैसा विशाल देश या संपूर्ण विश्व को उसमें हम देख सकते हैं या उसमें प्रतीकात्मक चित्रण किया हुआ रहता है उस मानचित्र में, ताकि हम इनकी स्थिति को जान सकें। अब नीचे है एटलस। एटलस क्या है, जिसको हिंदी में हम मानचित्रावली कहते हैं। मानचित्रावली मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह होती है। एटलस कुछ नहीं बल्कि एक संग्रह है, एक किताब मान लीजिए, जिसमें विभिन्न मानचित्रों का संग्रह होता है, उसमें उसे हम एटलस कह देते हैं। अब हम जानते हैं मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। जैसा इसमें बताया गया है, मानचित्र जो है सो बहुत प्रकार की होती है। इसमें भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। अगर हम भौतिक मानचित्र की बात करें तो मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, महासागर और नदियां को दर्शाती है। भौतिक मानचित्र जो होता है वो मुख्यतः पर्वतों को, महासागरों को और नदियों को दर्शाती है। कुल मिलाकर भौतिक मतलब फिजिकल चीज़ों को दर्शाती है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। फिजिकल में आपका पर्वत भी हो सकता है, महासागर हो सकती है, नदियां हो सकती है और तरह की चीज़ें आप उदाहरण में ले सकते हैं। इन सारी भौतिक आकृतियों को दर्शाती है, उसे भौतिक मानचित्र हम कह सकते हैं। दूसरा राजनीतिक मानचित्र, जो देशों, राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियों को दर्शाता भारत का एक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र मतलब राज्य की सीमाओं को, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों को, उनकी राजधानियों को, तमाम सारी जो राजनीतिक चीज़ें हैं, राजनीतिक से जुड़ी होती हैं, जो बदल भी सकती हैं हमारे ख्याल से, उसको दर्शाती हैं। तीसरी मानचित्र के बारे में अगर हम देखें तो यह है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। थीमेटिक मतलब भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र के अलावे जो चीज़ें बच जाती है, जैसे कि अगर हमको वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है मानचित्र के थ्रू से बताना हो तो हम थीमेटिक मानचित्र पर बताते हैं या दर्शाते हैं। और अगर हमें किसी भी प्राचीन इतिहास के प्राचीन सभ्यता को दर्शानी हो तो हम थीमेटिक मानचित्र पर दर्शा सकते हैं। जैसे इस किताब में उदाहरण में समझाया गया है 6.3 मानचित्र में कि उसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसको एक थीमेटिक मानचित्र के आधार पर दर्शाया गया है। और इन सारी जो भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र के अलावे जिन सारी चीज़ों को किसी मानचित्र में दर्शाने की ज़रूरत पड़ती है, चित्रण करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हम थीमेटिक मानचित्र में
चित्रण करते हैं। किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन? दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। कोई भी मानचित्र जो होता है उसके 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक वृहद क्षेत्र को कागज के एक छोटे से टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जाता है। हम एक लघु नगर चित्र 1.1 के हमारे मानचित्र पर वापस आते हैं। मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल की एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करती है। माना कि 500 मीटर है तो हम कहेंगे कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर। अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखिए। इसमें देखने के लिए करें हम तो देख नहीं पाएंगे। स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई जिसकी लंबाई 1 के ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा हुआ है। सामान्यतः इसका अर्थ यह होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र 2.5 सेंटीमीटर मापता है वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। इसमें कुल मिलाकर ये कहा गया, इसमें हम समझते हैं कि अगर आप असल जीवन में आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि आपका गांव ही है, तो आपका गांव मान लीजिए कि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। तो क्या हम इस 1 किलोमीटर लंबे चौड़े गांव को एक कागज़ पर, एक छोटे से कागज़ की मानचित्र पर दर्शा सकते हैं? आप कहेंगे कि नहीं। तो इसको दर्शाने के लिए हम एक मापक लेते हैं, एक पैमाना लेते हैं, हम एक स्केल लेते हैं और स्केल पर हम मान लेते हैं कि 1000 मीटर बराबर होंगे 1 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर हम एक कागज़ पर दर्शा सकते हैं। कागज़ पर अगर 1 सेंटीमीटर का लंबा यहाँ तक एक रेखा खींचते हैं दूरी का, तो हम ये असल में वो मानते हैं कि हम 1000 किलोमीटर की दूरी को माप लिए हैं। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं 2 बिंदुओं की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। यानी कि उसी स्केल पर हमारा पूरा दूरी निर्भर करता है। चूँकि हम मान लेते हैं एक स्केल पर कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और उस स्केल के आधार पर हम मानचित्र बनाते हैं। हमने दूरी को देखा, अब हम दिशाओं को देखते हैं। लघु नगर के मानचित्र 1.1 के दाईं और शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर वापस आते हैं। ये 4 दिशाओं को इंगित करता है। शीर्ष पर उत्तर और घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, चतुर्दिश या प्रधान बिंदु कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि एक घड़ी को अगर मान लेते हैं तो उसमें 4 दिशा होती है, दिशा 4 होती है और यही 4 दिशाओं को चतुर्दिश या प्रधान बिंदु कहते हैं। उसमें आपका उत्तर होता है और फिर घड़ी की दिशा में घूमते हुए इस साइड पूर्व होता है, दक्षिण और फिर पश्चिम होती है। नीचे 4 और दिशाएं बताई गई है जिसे हम मध्यवर्ती दिशा कहते हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को उत्तर पूर्व कह सकते हैं। यह माना गया है पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की दिशा को दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और उत्तर की दिशा को उत्तर पश्चिम माना गया है। अब हम जानते हैं प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख ड्राइंग्स हैं, लेकिन बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा।
इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकारों जैसे रेलवे स्टेशनों, विद्यालय, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइनों और नदी, तालाब, वन के लिए प्रतीक चिन्ह। इसके अतिरिक्त इसके तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जा सकते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझें, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश के प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत के भागों के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। उनमें से कुछ चयनित चिन्हों को पृष्ठ 11 के चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। ये कह रहा है कि हमारे मानचित्र में बहुत सारी आकृतियों को दर्शाना पड़ता है, जैसे रेलवे स्टेशन, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइनों और नदी, तालाब, वन इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को दर्शाना पड़ता है। और इतनी बड़ी आकृति को हम एक मानचित्र पर नहीं दर्शा सकते, इसलिए उसका हमको प्रतीक चिन्ह मानना पड़ता है। बहुत सारे देशों में, अलग अलग देशों में इसकी जो प्रतीक चिन्ह होती है वो अलग होती है, लेकिन हमारे देश भारत में एक सरकारी निकाय है जिसका नाम है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, और वो भारत के लिए मानचित्रों के प्रतीक चिन्हों का एक संकलन तैयार किया है जो नीचे दिया है। आइए हम देखते हैं नीचे वाले प्रतीक चिन्हों को। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे में बड़ी लाइन, छोटी लाइन, रेलवे स्टेशन। बड़ी लाइन को इस आकृति से दर्शाया गया है चिन्ह से, छोटी लाइन को इससे और रेलवे स्टेशन को इससे। इसी तरह सड़कें अगर है तो पक्की और कच्ची सड़क। पक्की सड़क को इस चिन्ह से दर्शाया गया है और कच्ची सड़क को इससे। सीमा में अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा और जिला लेवल की सीमा। नदी, कुआं, तालाब, नहर, सेतु। नदी को इस तरह से, कुआं को इस तरह से और तालाब को ऐसे, नहर और सेतु को इस तरह से। आगे अगर हम देखें, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। डाकघर, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन को इस तरह से दर्शाया गया है क्रमशः। बस्तियां, कब्रिस्तान को इस तरह से, इस आकृति से, और वृक्ष, घास को इस आकृति से दर्शाया गया है। जिस तरह से हमने देखा कि पृथ्वी में जितने भी स्थान है उसको किस तरह हम मानचित्र में दर्शाते हैं, और इसी तरह आगे दिया गया है पृथ्वी का मानचित्रण। इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी का मानचित्रण। आइए देखते हैं। पृथ्वी की मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं है। बिल्कुल ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि आपके पास उस छिलकों के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हों। इसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि किनारों को तोड़े बिना आप यह नहीं कर सकते। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी तो गोल है, और अगर पृथ्वी गोलाकार है और उस गोलाकार में जो विभिन्न आकृति हम बनाना चाहेंगे, तो फिर एक चपटे से कागज में उस आकृति को हम नहीं बना सकते जब तक हम उसको टुकड़ा नहीं करेंगे। और इसमें उदाहरण संतरे से दिया गया। संतरे, मान लीजिए एक संतरा है और संतरा के चारों ओर जो छिलके होते हैं वो एक पृथ्वी का मानचित्र है, और उसको एक कागज़ पर या तो एक समतल मेज पर, समतल पृष्ठ पर अगर हम रखते हैं तो चूंकि वो गोल है, चारों तरफ उसका छिलका या मानचित्र मान लीजिए, तो उसको हम एक समतल जगह पर नहीं रख सकते,
और इसलिए ये बहुत कठिन हो जाता है पृथ्वी के मानचित्र का मानचित्रण करना। तो यहीं से अब हम एक ग्लोब का विचार करते हैं जो एक गोल आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वह भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती है। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। चूंकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान गोलाकार होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर पृथ्वी के मानचित्र को अध्ययन करने के लिए ग्लोब का उदाहरण दिया गया है। चूँकि ग्लोब गोलाकार होता है और ग्लोब पर उस तरह के मानचित्र को हम लोग अध्ययन करने में हम लोगों को ज़्यादा सुविधा होगी, इसलिए इसके आधार पर हम लोग ग्लोब का अध्ययन करते हैं। आगे का टॉपिक है निर्देशांक। निर्देशांक को समझना। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए। इसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। उदाहरण को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये तो बहुत लंबा क्लास चला जाएगा, इसलिए हम आपको एक समझा देते हैं एक ये चैशबोर्ड के माध्यम से। इसमें निर्देशांक को समझाया गया है। निर्देशांक मतलब आप समझ लीजिए कि ये इसकी स्थिति को जानना। निर्देशांक मतलब किसी वस्तु या किसी भी चीज़ के स्थिति को जानना ही निर्देशांक कहलाता है। क्योंकि हम इसकी अगर इस पूरे चेसबोर्ड में अगर इसकी स्थिति को, इस वाले आकृति की स्थिति को हम जानना चाहें तो अगर इधर देखें तो क, ख, ग, घ इस तरह दर्शाया गया है और इधर 1 2 3 4 5 से दर्शाया गया है। अगर हम इसमें इस आकृति को अगर हम स्थिति जानना चाहें तो इस तरफ से घ होगा और इस तरफ से 4। तो घ और 4 इसकी स्थिति को अगर हम दर्शाना चाहें तो घ और 4 में इसकी स्थिति स्थापित है और इसी को निर्देशांक हम लोग कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के स्थिति को जानने की प्रक्रिया को हम निर्देशांक कह सकते हैं। प्रक्रिया या हम लोग प्रणाली कह सकते हैं। उस जानने की प्रणाली को हम निर्देशांक। अगला टॉपिक है अक्षांश। ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए। ग्लोब को देखना होगा आगे, पहले ये पढ़ लेते हैं हम। जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर बिंदु 2 ध्रुव हैं। इनके मध्य में भूमध्य रेखा है, विषुवत वृत्त होती है। उस वृत्त को पहचानिए तो इसे चिन्हित करता है चित्र 1.3। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश या समानांतर रेखा कहा जाता है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश की अंकित किए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। अच्छा, अक्षांशों को अंशों डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री 0 अंश है, जबकि 2 ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 डिग्री या 90 अंश उत्तर और 90 डिग्री 90 अंश दक्षिण है। इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण के रूप में लिखा जाता है। अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म
इसे उष्ण भी कहा जाता है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूरी दो ध्रुवों में किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है, जलवायु शीतोष्ण हो जाती है या उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत ठंडी होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, यह भी कि हम एक वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव करते हैं। आइए इस उदाहरण के माध्यम से हम इस ग्लोब को देखते हैं। इसमें बताया गया है कि इस ग्लोब का जो मुख्य बिंदु यहाँ पे होता है ऊपर में, ये उत्तरी ध्रुव माना गया, इसको उत्तरी ध्रुव, और नीचे दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच एक ये जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उस साइड से भी है, इसे ही बताया गया है भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं। और इससे हम उत्तर की ओर अगर बढ़ते हैं तो इसकी डिग्री बढ़ते जाती है, नीचे की ओर बढ़ते हैं तो इसका दूरी बढ़ते जाती है। और उत्तर की ओर अगर किसी एक जगह मान लीजिए कि यहाँ से 30 डिग्री में हम खड़ा होते हैं, यहाँ पे जो ऐसे एक और अक्षांश रेखा हम लोग चारों तरफ खींचते हैं तो उसका जो है गोलाई या वृत्ताकार जो वृत्त की जो आकार है वो छोटी होगी तुलनात्मक रूप से जो मध्य भूमध्य रेखा है। और इसी तरह अगर हम लोग दक्षिण की ओर जाते हैं तो वृत्त छोटे होती जाएगी, यही इसमें बताया गया। अब देखते हैं देशांतर। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा करते हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए, आप पाएंगे कि यूरोप अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतर याम्योत्तर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ये अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख आम्योत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीन याम्योत्तर भी कहते हैं क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनिच से गुजरने वाली याम्योत्तर प्रमुख याम्योत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाएगा। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख याम्योत्तर से दूरी का एक माप है। देशांतर को भी डिग्री से मापा जाता है, पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 से 180 डिग्री तक बढ़ता है तथा इसमें पश्चिम के लिए पश्चिम तथा पूर्व के लिए पूर्व वर्णों को जोड़ा जाता है। उदाहरणतः पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क देशांतर 74 डिग्री है और जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व और टोक्यो का 140 डिग्री पूर्व है। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान को 2 निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम हैं। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। यद्यपि यह डिग्री अनुमानिक रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं है। नीली रेखाएं ग्लोब या अक्षांश और देशांतर के आम्योत्तर को दर्शाती है। यह सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती है जिन्हें ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है। इस मानचित्र में हम देखते हैं भूमध्य गोलार्ध को। मान लीजिए कि ये पूरी गोल है, ये पूरी आकृति गोल है और इसमें अगर हम भूमध्य रेखा को काटता है, भूमध्य रेखा अगर इस
गोलाकार आकृति को दो भागों में बांटता है, तो उत्तर वाले आकृति को हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आकृति को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी तरह अगर विश्व मुख्य देशांतर रेखा अगर काटती है इस गोलाकार आकृति को, तो इधर के आकृति को पूर्वी गोलार्ध और इधर के आकृति को पश्चिमी गोलार्ध, क्योंकि पूरे गोलाकार को काटने पर गोल का आधा होता है, इसलिए इसे गोलार्ध कहा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं समय क्षेत्र। समय क्षेत्र टाइम जोन को समझना। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। इसी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है, यानी कि जो हमारा ग्रह है गोल पृथ्वी, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम इधर है और पूर्व इधर, ऐसे घूमती है, एरो दे देते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसी और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और प्रत्येक 24 घंटे में ये पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। 24 घंटे में एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। अगर यहाँ से एक चक्कर वो पूरा लगाता है तो वो 360 डिग्री होता है। अतः इसका अर्थ है कि प्रति घंटा 15 डिग्री, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री ये घूमता है। अगर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है तो 360 को 24 से भागा देंगे तो 15 आता है। इसका मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। किस ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर है पश्चिम और ये है पूर्व। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के आमयोत्तर को अंकित कीजिए। अब ये देशांतर रेखा जो है 15 डिग्री पर हमको अंकित करना है। मुख्य आमयोत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए, मुख्य आमयोत्तर या देशांतर रेखा से पूर्व की ओर मतलब इधर पूर्व की ओर जाते हुए हम 0 से 15 डिग्री पूर्व, 30 पूर्व, 45 पूर्व प्राप्त करते हैं, और इसी प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए 180 डिग्री पूर्व तक पहुंचते हैं, और इसी तरह हम लोग इधर जाते हुए 180 डिग्री पूर्व तक पहुंचते हैं। यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है तो प्रत्येक 15 डिग्री आमयोत्तर पर स्थानीय समय 1 घंटा जुड़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम लोग पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं 1 घंटा जुड़ता जाता है। यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर 1 बजे के स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर 2 बजे होंगे। क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर है, तो हम लोग अगर 15 डिग्री पर 1 बज रहे हैं तो हम अगर 30 डिग्री पूर्व पर जाएंगे तो वहाँ पर समय 2 बजता होगा। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिमी की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। और अगर हम इसके विपरीत पश्चिम की ओर जाते हैं तो फिर 1 घंटा समय घटने लगता है हर 15 डिग्री पश्चिम से। अगर हर 15 डिग्री पश्चिम हम जाते हैं तो 1 घंटा समय पीछे जाता है। उदाहरण के लिए यदि 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय 11 बज रहा है तो वही 30 डिग्री पश्चिम पर उसी समय 10 बज रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास को आप लोगों ने समझा होगा और समझने की इस चैप्टर को कोशिश की होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चूँकि हम लोग इसका लास्ट जो टॉपिक समय क्षेत्र टाइम जोन का को समझना था, ये हमने समझ लिया। अब इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास कर लेकर आएंगे जो इसका दूसरा अध्याय होगा। धन्यवाद।